वेलकम एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर रेजोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी। रेजोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ दोस क्वेश्चंस वेयर डिजेनरेसी ऑकर्स। डिजेनरेसी के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था और डिजेनरेसी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी देखी थी। अदरवाइज डिजेनरेसी हर जगह आएगी जहां भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम्स आप लीनियर प्रोग्रामिंग के मेथड से करते हैं वहां पर डिजेनरेसी क्रिएट हो सकती है। डिजेनरेसी क्रिएट होने का सेंस क्या होता है? डिजेनरेसी क्रिएट होने का सेंस होता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन डिजेनरेट कर रहे हैं तो उस समय उसके जो सॉल्यूशन आप निकालते हैं उसमें जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो जीरो जा सकते हैं। नॉन बेसिक तो जीरो करते ही करते हैं हम हर बार। जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं अगर वो भी जीरो हो जाते हैं तो हम कहते हैं सॉल्यूशन आपका डिजेनरेट हो गया। डिजेनरेट सॉल्यूशन अगर होता है उसका नुकसान क्या होता है भाई, क्या आफत है उसके आने से? अगर सॉल्यूशन आपका डिजेनरेट हो गया, पहले सॉल्यूशन समझना सॉल्यूशन कैसे कहते हैं। जब भी आप सिंपलेक्स टेबल सॉल्व करते हो ना, हर जगह जहां एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, जहां जेड की वैल्यू आती है वो सॉल्यूशन है। आपने एक टेबल कंप्लीट की, जेड सॉल्यूशन है। एक्स की वैल्यूज आई, वो सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है। अब आप अगली टेबल बनाते हो तो आप उस सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं हो। अगर आप अगली टेबल बना रहे हैं इसका मतलब आपको लग रहा है सॉल्यूशन अभी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है अपने मैथमेटिकल मीन से। आपको पता है कि सॉल्यूशन अभी हो सकता है, तो सॉल्यूशन तो था लेकिन अभी उसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर अगली सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन फिर भी आ रहा है। सॉल्यूशन जो आप निकाले सॉल्यूशन ही है, जो आपने x1 x2 x3 वैल्यूज निकाली हैं या z का मान निकाला है वो सॉल्यूशन है। तो हर बार आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर वो ऑप्टिमल नहीं है तो आपको आगे चलना होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में डिजेनरेसी आती है, डिजेनरेसी आने का सेंस क्या हुआ, क्या बताया मैंने? जब कोई बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाए। बेसिक वेरिएबल आप सिंपलेक्स टेबल में कैसे पहचानते हो? जो एक्सबी के नीचे लिखे होते हैं वो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। तो उनमें से अगर कोई वैल्यू जीरो हो गई, ठीक, तो आपका सॉल्यूशन डिजेनरेट हो सकता है या होता है। तो अगर वहां सॉल्यूशन आपका डिजेनरेट हो गया तो एक साइक्लिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। साइक्लिंग का मतलब होता है चक्र, और चक्र ना करके से कहें दुष्चक्र तो अच्छा होगा, क्योंकि वो दुष्चक्र ऐसा होगा कि आपकी टेबल रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। आपने बड़ी मेहनत से टेबल बनाई, सॉल्यूशन आपने देखा, डिजेनरेट हो गया, आप कुछ ध्यान नहीं दिया, आपने आगे चल दिया, तो एक दो टेबल रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी और वो साइकिल बन जाएगा, एक के बाद दूसरी टेबल वापस आती रहेगी और आपका सॉल्यूशन कभी भी ऑप्टिमलिटी तक नहीं पहुंचेगा जो आपको चाहिए। ठीक है। तो एंडलेस प्रोसेस होता है अगर साइक्लिंग शुरू हो जाती है, तो आंसर तो नहीं मिल रहा ना। तो डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए हम यहां पर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, पहले जो है सिंप्लेक्स का ही पार्ट हुआ करता था, उसी में क्वेश्चन बना के डाल दिए थे। लेकिन जब से करीब आप मानिए 2013 से सिलेबस में चेंज आया है, तो इसमें 10-12 चैप्टर बन गए हैं टोटल मिलाकर के, जिनमें से आपके 7 चैप्टर जो यहाँ डाले गए हैं। पहले ये एमएससी का पार्ट हुआ करते थे, अभी बीएससी में आ गए। एमएससी में भी वहां थे जहां हमने भी नहीं पढ़े थे। तो जब मैंने ये पढ़ाया था तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था, फर्स्ट टाइम ही पढ़ाया था ये वाला पूरा पोर्शन। डिजेनरेसी का जो पार्ट था ये भी मतलब सिंप्लेक्स के साथ था, वहां भी एक आध सवाल दे रखा था, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, बस सिंपली तरीके से करा रखा था। इसमें क्या है, पूरा मैथडोलॉजी है जैसे हम उसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए पहले कुछ नोट्स हैं वो आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले एक एलपीपी कंसिडर करते हैं, जो हमारी जनरल एलपीपी है, टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सी एक्स। सी यहाँ पर कॉस्ट हुआ करती है, x हमारे वेरिएबल्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स होता है x1 x2 x3 xn। फिर यहाँ पर a इक्वल टू b, a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है x के साथ, b रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, और a इक्वल टू b में हम कहेंगे m इक्वेशंस हैं, और कंस्ट्रेंट्स जो हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक ही बात है, n अननोन्स हैं। m कंस्ट्रेंट्स, n अननोन्स, यानी m तो समीकरण आएंगे आपके पास और उसमें n अननोन्स यानी n वेरिएबल्स हैं, x1 x2 xn। ये हमारा जनरल एलपीपी है जो हम सॉल्व इसमें लेके चल रहे हैं। हाँ, n का मान m से बढ़ा लेते हैं, ये हर बार होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहला काम है, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बीएफएस निकालते हैं। थोड़ा सा मैंने पीछे का रखा है जिससे आपको याद आ जाए कि डिजेनरेट तक हम कैसे पहुंचते हैं, डिजेनरेट सॉल्यूशन तक। तो आपने n माइनस एम वेरिएबल को जीरो किया, जैसे आपके n वेरिएबल्स हैं, m कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 5 वेरिएबल हैं और आपके पास 3 कंस्ट्रेंट है, तो 5 माइनस 3 दो वेरिएबल को आप जीरो करोगे। तो n माइनस एम वेरिएबल जो कि आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं तो आप जीरो सेट करते हो और बाकी बचे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग m वेरिएबल्स। ठीक है। उनकी वैल्यू निकाली। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ रिमेनिंग m वेरिएबल्स डज नॉट वैनिश, ये क्राइटेरिया था।
बेसिक सॉल्यूशन निकालने का क्राइटेरिया था कि जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे हो उनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो वो सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। एंड देन तो ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे उतार लेना, यहाँ तो मैंने अलग स्लाइड बनाई है, आप एक के नीचे एक उतारते जाइए। ये जो m वेरिएबल्स हैं कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल्स, और जो n - m वेरिएबल्स हैं कहलाते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले। डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट बीएफएस। अगर किसी बीएफएस में बेसिक वेरिएबल, कोई सा एक बेसिक वेरिएबल अगर जीरो हो जाता है तो वो हमारा डीजेनरेट होता है, और सारे के सारे जो बेसिक वेरिएबल्स हैं नॉन जीरो हैं तो फिर वो नॉन डीजेनरेट रहता है। none of the m basic variables is zero, then it is non degenerate। ठीक है, बेसिक, विजिबल और नॉन डिजेनरेट, तीन चीजें हैं। सॉल्यूशन तो अगर होगा ही होगा। बेसिक का मतलब हो गया कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, विजिबिलिटी यानी कोई वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और नॉन डिजेनरेट यानी बेसिक वेरिएबल्स में से कोई भी जीरो होना चाहिए। ड्रॉबैक्स ऑफ ये जो बताया ना, इसमें से एमसीक्यू पक्का बनेगा, जितना अभी तक बता दिया, क्योंकि इससे बच नहीं सकता एमसीक्यू। कितना भी कोई पेपर बनाएगा इनमें से क्वेश्चन फंसा जाएगा। ड्रॉबैक्स डिजेनरेसी का, जैसे मैंने बताया, साइक्लिंग हो जाती है। ये प्रोसेस कॉल्ड साइक्लिंग गेट स्टार्टेड इफ द डिजेनरेसी इज नॉट रिमूव्ड। ठीक है, साइक्लिंग पे क्वेश्चन अक्सर आ रहा है, साइक्लिंग क्या होती है, कब आती है, कहां आती है, सब चीजें। साइक्लिंग इफ द सेम सीक्वेंस ऑफ सिंपलेक्स टेबल्स आर रिपीटेड फॉरएवर, अनंत काल तक चलता ही रहेगा, विदाउट एवर रीचिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिंग। ठीक है, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बना के लिखे हुए हैं, बुक में आप देखें, बुक में सब कुछ है, बस ये थोड़ा आसान लगेगा देखने में आपको। ऑकरेंस ऑफ डीजेनरेसी, डीजेनरेसी दो तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगी। पहला केस वन, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आ जाए। इनिशियल लेवल का मतलब ये जो आपको एलपीबी दी हुई है वहां पर ही कोई सा वेरिएबल जीरो दे दिया जाए। कोई सा वेरिएबल अगर वहीं पर जीरो हो गया तो फिर आपका सॉल्यूशन डीजेनरेट होगा। ठीक है, लेकिन ऐसी डीजेनरेसी को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नया नहीं करना आपको। जैसे आप ओल्ड सिंपलेक्स मेथड लगा रहे थे बिल्कुल वैसे लगाइए। यानी अगर सारे कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं तो सिंपली करते हैं, केवल स्लैक वेरिएबल आते हैं उसके अंदर। अगर सरप्लस वेरिएबल भी आ गया तो हमें मालूम है यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनती है, तो वहां पर हम बिग एम मेथड या टू फेज मेथड लगाते हैं। ठीक है, वो लगा कर सकते हैं। तो जो भी आप मेथड लगाना चाहो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यूज कीजिए। अगर यहां से आएगा यानी पहले ही स्टेप में अगर आपको जीरो वेरिएबल दे रखा है, कुछ भी नया नहीं करना। दो तीन सवाल हैं इस तरह के एक्सरसाइज में, सॉल्व भी करा हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आराम से वो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नया नहीं करना, ध्यान रखना इस चीज को। अगर शुरू में वेरिएबल कोई भी जीरो हो जाता है, इन सच ए केस एटलीस्ट वन ऑफ bi इन द गिवन एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज जीरो वैल्यूड, तो उसमें कुछ भी नहीं करना। सच एन एलपीपी सॉल्व्ड इन द यूजुअल मैनर यूजिंग सिंपलेक्स एल्गोरिथम। ठीक है, इसको कुछ भी नया नहीं करना। दूसरा केस होता है जब ये इंटरमीडिएट लेवल पर आता है। इंटरमीडिएट लेवल में बीच में किसी स्थिति में आ जाए, वहां पर कभी हो जाए, इसको पहचानने का तरीका पहले ही होता है। इसको हम पहले ही पहचान सकते हैं, मतलब जो वेरिएबल मैंने कहा जीरो हो जाएगा वो डिजेनरेट देगा, लेकिन उससे पहले ही हम इसको पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? आपको ये देखना होगा जो मिनिमम रेशियो आप निकालते हैं XB अपॉन YJ, XB अपॉन YJ, ये कम से कम दो जगह सेम आ जाएगा, यूनिक नहीं रहेगा। इन सच ए केस द मिनिमम रेशियो XB अपॉन YJ, मिनिमम रेशियो लास्ट कॉलम जो होता है हमारा, वो अब यूनिक नहीं आएगा। कम से कम दो ऐसे वेरिएबल होंगे जो आप कहेंगे आउटगोइंग हो सकते हैं। अब आपने दो में से अगर गलत का चुनाव करा तो आपकी साइक्लिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो साइक्लिंग से बचना है हमें, और दो ही क्यों, ज्यादा भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ दो के केस हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में बात करें तो 50 भी आ सकते हैं। तो वहां पर उसको मेथोडोलॉजी को जानना चाहिए कैसे करना है इसे। तो कम से कम दो में तो जरूर मिलेगा जहां पर वो कॉमन हो जाएंगे। इसमें एक चीज और बढ़ा देता हूं मैं, जब आप इनकम वेक्टर छांटते हैं अगर उसमें यूनिक ना आए, जैसे मान लीजिए आपका 4 4 डेल्टा जे सेम आ गया, ठीक है, अब किसको चूज करें? किसी को भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आउटगोइंग वेक्टर आपका सेम आ गए दो, मतलब दो में अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम आ रही है, मिनिमम रेशियो सेम आ रहा है, तब फिर वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए कि वहां पे अगले स्टेप में सॉल्यूशन डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कोई सा वेरिएबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें इसको बचाना है। बचाने का मेथड देखना है, रेजोल्यूशन और रिमूव डिजेनरेसी, यहां ये मेथड है। ठीक है, स्टेप वन में क्या करना है? सबसे पहले जो आपका इनकमिंग वेक्टर है उसको नाम दे दो yk। जैसे मान लीजिए
आपका डेल्टा 2 सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके रिगार्डिंग आप कहेंगे y2 हमारा इनकम वेक्टर है। तो जो इनकम वेक्टर y2, तो 2 हो गया आपका k। ये k को जरा पहले छांट के अलग कर लेना, ये k चाहिएगा हमें आगे फॉर्मूला डालने के लिए। तो yk हमारा इनकम वेक्टर है, और कैसे करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा के। और अगर ये यूनिक नहीं है तो कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं है इस चीज से, ठीक है। ऐसा है नहीं वैसे सब में यूनिक ही आया अब तक। स्टेप नंबर 2, आपको मिनिमम रेशियो छांटना है जो कि अब यूनिक नहीं है, ठीक है। आप ये देखो कितने रो में वो आ रहा है। जैसे आप इधर से रो बनाना शुरू करते हैं, ये एक्सपी वाली रो होती है ना, तो एक्सपी के नीचे यहां पे मान लीजिए आपने 3 वैल्यूज है मान लीजिए, तो इन 3 वैल्यूज कैसे लिखते हैं, इसको कहता हूं मैं XB1, XB1, XB2, XB3। आपको जी ऐसे तो कभी लिखा नहीं, हाँ ऐसे लिखा है मैंने, जैसे X3 लिखा होगा, कहीं X2 लिखा होगा, कहीं X4 लिखा होगा, ऐसा तो होगा ना, ऐसे तो वैल्यू दी है ना मैंने। लेकिन यहां पर क्या है, ये बेसिस के हिसाब से लिखा, B फॉर बेसिस है, हर बार मैंने बताया। तो ये XB1 का मतलब ये है कि बेसिस में पहला वेरिएबल XB1, ये XB2 बेसिस में दूसरा वेरिएबल, XB1 XB2 आ रहा है ना, जैसे BI आया और XBI, तो XBI मतलब पहली रो का एलिमेंट है ये, और B2 वाला सेकंड रो का एलिमेंट, B3 वाला थर्ड रो का एलिमेंट। अब ये हो सकता है आने वाले अगली टेबल से ये तो पलट जाए भाई, दो टेबल के बाद ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए नीचे आ जाए, X2 X3। यूजुअली नहीं होता है लेकिन थ्योरेटिकली हो सकता है। तो उस समय ये XB1 हो जाएगा, XB2 हो जाएगा, पलट जाएंगे। लेकिन ऊपर जो आएगा हर बार उसको हम XB1 कहेंगे, नीचे वाले XB2 करेंगे, फिर XB3 करेंगे। अब इनमें से मान लीजिए मैं कहता हूं कि सेकंड वाला और थर्ड वाला ये आपके मिनिमम रेशियो दे रहे हैं, ये दोनों। तो जो मिनिमम रेशियो दे रहे हैं उनको आपने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सेकंड रो और थर्ड रो। ये ध्यान रखना है कि सेकंड रो और थर्ड रो, इन दोनों में कॉमन रेशियो सेम हो गया है, मिनिमम रेशियो सेम हो गया है। इसके बाद इनको हम नाम दे देंगे I1th, I2th, जो भी रोज आ रही हैं। तो I1 I2 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से। अब आपको एक सेट बनाना है, ये कंस्ट्रक्ट इस सेट I1 I2 I3 से बनने वाला। ये I1 कैपिटल है, I1 I2 I3 मतलब है जो पहला रो है आपका, दूसरा रो है, तीसरा रो है। I1 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, I2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यहां पर केवल काउंटिंग लिखी जाती है। जैसे आपने कहा सेकंड और थर्ड रो है हमारी, तो I1 की वैल्यू 2 हो गई, I2 3 हो गई, बस। ये रो की काउंटिंग है यहां पर केवल, ठीक है। नंबर्स हैं, जब 3 रो हैं आपके पास, 3 रो हैं तो 3 से ज्यादा एलिमेंट आ ही नहीं सकते इसके अंदर। अब जो कॉमन वाले हैं केवल वो लेने हमें, जो जो इक्वल आ गए हैं, कोइंसिडिंग वैल्यूज आ गई हैं दोनों मिनिमम रेशियो की, वो लेने हैं आपको, ठीक है। काउंटिंग लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, ना तो मिनिमम रेशियो लिखा जाएगा इसमें, ना XB XB2 लिखा जाएगा, कितने कौन कौन सी रो है, रो की जगह, समझिए मेरी बात। 1 2 3 रो है तो 2 और 3 रो जैसे तो सेकंड 2 और 3 लिख देंगे इसमें। ये हमारा हो गया पहला I1। अब स्टेप नंबर 4, अब आपको क्या करना है, जो आपकी मैट्रिक्स थी उसमें जो कॉलम वेक्टर्स थे y1 y2 y3 y4 y5 y6, तो ध्यान होगा आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भी आया है कहीं, हमेशा आता है। तो जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनको हम दोबारा नंबर देते हैं, तो दोबारा नामकरण करते हैं, कह लीजिए। नामकरण कैसे करेंगे, जो 1 0 जो वाला कॉलम है उसको y1 बार कह दो, y1 बार, y1 y2 y3 y5 ऊपर लिखे हुए हैं आपके, ये अलग नंबर देना है। 1 0 0 को दे देंगे y1 बार, 0 1 0 को दे देंगे y2 बार, और 0 0 1 को दे देंगे y3 बार। अब जैसे ये दे दिया आपने, हुआ क्या, जैसे मान लो यहां था आपका y1 y2 y3 y4 y5 और y6। लेट अस इमेजिन यहां पर आया है 0 0 1, यहां पर आया 1 0 0, और यहां पर आया है 0 1 0। ऐसे ये मिल रहे हैं, बाकी सब और वैल्यूज होंगी। तो क्या करना है, जो आपका 1 0 0 इसको तो y1 बार कह देंगे, जो 0 1 0 आया इसे y2 बार कह देंगे, और जो 0 0 बनाया इसे y3 बार कह देंगे, ठीक है। अभी भी 3 रह गए, इनको भी नंबर देना है। नंबर कहां से स्टार्ट होगा, जहां आपने y3 बार दिया इससे अगला वाला y4 बार होगा, इससे अगला वाला जो बचा हुआ है y5 बार होगा, और उससे अगला वापस आ जाओ y6 बार होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। स्टार्ट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 से, और उसके बाद में आप री एन्यूमरेट करेंगे, कहते हैं री एन्यूमरेट, दोबारा नाम देना, री एन्यूमरेट करेंगे और नंबर देंगे
जो लास्ट वाला है उसके बाद से। यूजुअली तो होता ये है कि ये तीनों लास्ट में ही होते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो ये देने का कि जहां आपका थर्ड वाला आया उसके बाद y4 बार, y5 बार, y6 बार, खत्म हो जाता, शुरू से आ जाओ फिर से। तो ये आपको रीएलिमिनेशन कर लेना है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहां पर आपको एक मिनिमम रेशियो निकालना है। मिनिमम रेशियो के लिए फॉर्मूला है मिनिमम ऑफ आई कंटेंट इन i1, एलिमेंट ऑफ y1 बार इन द ith रो, एलिमेंट ऑफ yk इन द ith रो। ये ith रो कौन सी है? ith रो जो आपने सिलेक्ट करी है ना, i1 के जो एलिमेंट्स है, थर्ड थर्ड स्टेप देखिए ये वाला, i1 i2 थे तो ये आई है अपने, यानी आपके सेकंड रो थर्ड रो आए। मैं इसको भी एक एग्जाम्पल में क्योट कर देता हूं। हाँ यहाँ था ये, जैसे ये वैल्यू आ रही थी। अब मान लीजिए मैं कहूं कि सेकंड और थर्ड वाले हमारे मिनिमम रेशियो इक्वल हो गए हैं, तो यहां पर कुछ वैल्यूज आ रही होंगी। मान लीजिए यहां पर आ रहा है 2 1 3 1 0 2 वॉट एवर, मैं कुछ भी लेके चल रहा हूं, 5 3 1 वॉट एवर। इसमें मिनिमम रेशियो वाला जो फॉर्मूला था हमारा, इसमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाई आई के पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं है ना, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, रेशियो छोड़ देते ना। अगर जीरो होता है तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी वाला रेशियो छोड़ देते हैं, नहीं लेना। नेगेटिव आ रहा होता है वैसे छोड़ देते, नेगेटिव और जीरो अलाउड नहीं है, तो यहां तो बिल्कुल ही ध्यान रखना कि लेना ही नहीं है। तो ये आया मेरे पास। अब यहां पर मैंने जैसे वैल्यूज ले ली, तो मेरा जो फॉर्मूला है मिनिमम रेशियो का, y1 बार के वैल्यूज अपॉन yk की वैल्यूज। yk कौन सा वाला था? जो आपका आउटगोइंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर था। तो इनकमिंग वेक्टर जैसे अभी हमने डिसाइड करा, y2 को ले लेता हूँ, ये ना, ये इनकमिंग वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू तो yk वाली वैल्यूज हो गई, ये yk हो गया, yk का मतलब 2 हो गया इस समय, ये की वैल्यू 2 हो गई। और आपके सेकंड और थर्ड वाले ये आए, तो आपको क्या करना है, y1 बार की जो वैल्यूज हैं ये वाली दोनों, ठीक है, उनसे आपको डिवाइड करना है इन वैल्यूज को। 0.0 अनडिफाइंड, उसे मत लेना, नेगेटिव आ रहा हो उसे मत लेना। अभी क्या है, ये 0.1 आ जाएगा, और यहां पर जो हमारे पास था y1 बार, एक मिनट, ये तो बनेगा ही नहीं, y3 बार यहाँ पे आया, ये बनेगा नहीं इनका वेक्टर का, ये 0 0 1 आया ना, ये बनेगा ही नहीं, गलती से मैं लिख गया हूँ उसको। तो खैर जो भी वैल्यूज आ रही हो, हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को इधर की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, और ये रेशियो चेक करते हैं कि ये क्या आ रहा है। अगर ये यूनिक आता है, मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लूं, इसको थोड़ा चेंज कर लें, इन वेक्टर को चेंज करता हूं मैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं इनका वेक्टर, इससे बात बनेगी नहीं। तो यहां पर ये तो हो गया y1 बार, और ये हो गया k हो गया 1 हमारा, k की वैल्यू 1 हो गई। अब आप क्या करेंगे, y1 बार की जो दोनों वैल्यूज हैं इनसे आप इनको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.1 और 0.3, ये स्टिल ये यूनिक नहीं है, दोनों वैल्यू सेम सेम आ रही है, 0 0 हो जाएगा ना सॉल्व करेंगे से, यूनिक नहीं है। तो फिर आपको अब नेक्स्ट इटरेशन बढ़ाना पड़ेगा, जो आपने i1 टेबल बनाई थी उससे अब i2 टेबल बनाएंगे। i2 के लिए जो जिन पे वैल्यू रिपीट हुई है केवल वही लिए जाएंगे, जैसे यहां पर भी 2 और 3 ही आ जाएंगे, अदरवाइज क्या होता है, ये वैल्यू घटती है। जैसे आपने यहां पर लेना शुरू करा और मान लो अगर 4 रोज थी, 4 जगह आ रहा था, हो सकता 2 में इक्वल आ रही हो वैल्यू, वो छोड़ देंगे, जिन इक्वल आ रही है उनको ले लेंगे, ठीक है। तो जिनको आपने इक्वल ले लिया उसे पकड़ लो आप। i2 वाला, अब इसके लिए फिर से ये फॉर्मूला काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन अब ये i2 हो जाएगा यहां पर। i2 के लिए क्या करना पड़ेगा, अब y2 बार के एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, y1 बार कर रहा था ना, y1 बार में जो 1 आ रहा है ये फर्स्ट इटरेशन के लिए आ रहा है, पहली बार जब कर रहे हैं। और अगर ये काम नहीं करेगा, जैसे अभी हमने देखा रिपीट हो गई थी वैल्यूज, तो उस समय फिर y2 बार की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, जैसे 1 और 0। अब यहां पर क्या होगा, जब 1 और 0 को लेकर चलेंगे, तो यहां पर 1/1 और ये आएगा 0/3, तो 0/3 छोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये मान, तो यानी कि ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, जो वाला जो वेक्टर आ रहा होगा यहाँ पर वो आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आउटगोइंग वेक्टर छांट सकते हैं डिजेनरेसी के अंदर। यहाँ पर ये जो लिया हमने मिनिमम रेशियो निकाला, यहाँ पर y1 बार अपन y के फर्स्ट इटरेशन के लिए, अगर यहाँ पर यूनिकनेस नहीं आती है तब फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, अगला स्टेप भी वही है, i2 हो जाएगा केवल यहाँ पर, यहाँ y2 बार के एलिमेंट्स आएंगे,
नीचे y के वही रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो यूनिकनेस आती है तो वही सॉल्यूशन हमारा मतलब आउटपुट वेक्टर में मिल जाएगा, आगे चल देंगे। और अगर नहीं मिलती है तो फिर i3 भी करना पड़ सकता है, इतने में आ जाता है, ठीक है। तो अब एक सवाल ले लेते हैं इस पर बेस्ड, तो हमारा काम खिंच जाएगा। ये पूरा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें डिजेनरेसी बीच में आती है, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल पे आएगी डिजेनरेसी, जो केस 1 था हमारा, वो तो आप ऐसे सॉल्व कर जाओगे, तो कुछ करना ही नहीं है, सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा, वैसे ही कर देंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें ये वैरायटी आपकी अलग आ रही है। चलिए अब देखिए, यहां पर कह रहे हैं मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज जेड। जरा एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन सही उतरा है नहीं उतरा है। 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, ये आपको 3 कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। जरा चेक कीजिए इक्वलिटी आ रही है सब में क्या, सब में इक्वलिटी है, ठीक है। तो पहले मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए टू मैक्सिमाइज z 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्टेड टू x1 प्लस x3, तो x1 प्लस 0x2 प्लस x3, यहां पर ये आ जाएगा 0x1 प्लस x2 प्लस x4, तो 0x3 प्लस x4। इसका तीसरा कंस्ट्रेंट 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस x5, यहां भी आपको 0x5 कर लेना है, इसमें 0x4 और 0x5 आ जाएगा। और ये वैल्यूज है 4 6 12, वैल्यूज एक बार जरूर चेक कर लेना। और यहां पर पांचों वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव है। ऑल आर नॉन नेगेटिव। तो इसमें इनिशियल बीएफएस ले लेते हैं। इनिशियल बीएफएस के लिए, हाँ मेरे को देखना ध्यान नहीं रहा, यूनिट मैट्रिक्स चेक करनी चाहिए थी हमें। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 यहां बन रहा है, तो हमें इन दोनों को जीरो करना है, x1 और x2 को। x1 0 x2 0, x3 की वैल्यू 4, x4 की वैल्यू 6 और x5 की वैल्यू 12। इसमें कहीं कोई स्लैक वेरिएबल नहीं आया, कोई सरप्लस वेरिएबल नहीं आया, यहां पर कोई सिंबल था ही नहीं। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू होते हैं तब जाके स्लैक सरप्लस आते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल वेरिएबल का रिस्क था, वो भी नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं बाबा चेक कर लो लेस देन इक्वल टू साइन ग्रेटर इक्वल टू साइन तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर मैं बिग एम मेथड लगाता। फिलहाल तो यहां पर ये ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स से ही होगा। ये आ गई जी स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब बनाते हैं इसकी टेबल। टेबल तो समझ, तो नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। टेबल तो अगला पेज ले लेते हैं।
बी बी जे एक्स बी और वाई जे। वाई फाइव तक है। और यहाँ पर एंटर किया है y2 y3 y4 और y5। यहाँ पर इनके रिगार्डिंग कॉस्ट सब। और यहाँ पर देखिए, अब इसको हम xb1 xb2 और xb3 कह सकते हैं। आप चाहे तो इनको x3 x4 x5 भी कह सकते हैं, लेकिन क्यों डिजनरेसी केस चल रहा है तो मैं xb1 xb2 xb3 लिखूं। थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा कि आगे आने वाले कल्चर में हमें इनके नाम जब xb1 xb2 xb3 रखेंगे तो काम थोड़ा हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। और वो क्या था, वो इनिशियल स्टेज थी, वहां पर सारी चीज घुसा दी जाए ना दिमाग में, तो कहीं ना कहीं पहले ही परेशानी आ रही है उसको समझने में। अब मैं नोटेशन में फंसा दूं आपको दिक्कत आएगी। तो अभी तो नोटेशन और भी हमें कैरी ऑन करने हैं, नोटेशन तो अभी और भी आएंगे। तो ये xb1 या x3 एक ही बात है। इनकी वैल्यूज कितनी थी, 4 6 4 6 और 12। और सीजेस ये थे आपके 3 5 0 0। और फिर इसके बाद में 10 फिर है 0 1 0 1 0। चेक कर लेना एक बार। 3 2 0 0 1। जेड तो आ गया 0। डेल्टा जे ये सब 0 है। सी जे माइनस सी बी इंटू वाई जे तो 3 रह जाएगा, 5। और ये सब 0। 5 इज द मैक्सिमम मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो ये बनेगा आपका इनकमिंग वेक्टर। और इसके बाद लीजिए आप मिनिमम रेशो बनेगा आपका एक्स बी अपॉन वाई टू। एक्स बी अपन y2 तो 4/0 छोड़ ही देंगे। और फिर आप लेंगे 6/1। ये है 12/2। ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, अब दोनों जगह 6 यानी मिनिमम रेशो हमारा कोइंसिडिंग हो गया है, यूनिक नहीं है। तो अब यहां पर सॉल्यूशन डीजनरेट होगा। तो यहां पर एक दो चीजें अगर हम लिख लें अपने लिए, ये ध्यान रहेंगी। अब तो काफी बात बोल दी है मैंने। यहाँ पर 6 6 दोनों कॉमन आ गए हैं तो मिनिमम रेशो यहाँ पर सेम हो गया है। तो यहाँ पर अब आपको एक तो के लेना है। के कितना लोगे, और 3 क्यों लोगे? के को हो गया 2, सिंस y2 yk इज द इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, के हो गया 2। इसके बाद में आपको री एनुमरेशन करना है। री एनुमरेशन करने के लिए आपको पहले 1 0 0 देखना है। तो ये हो गया y1 बार, ये हो गया y2 बार, और ये हो गया y3 बार। अब फिर से शुरू में ही आ जाओ। तो ये y1 बार, सॉरी y4 बार, और ये हो गया y5 बार। अब ये सारी वैल्यूज में अब हमें देखना है, एक तो हमारा k का मान 2 हो गया। तो अब लगाइए आप इसमें i1 सेट, 2 और 3 वैल्यूज होंगी इसमें।
इनका वेक्टर कौन सा है, y2 है ना, तो y2 y के इज इक्वल टू y2 y के इक्वल, तो k का मान 2 हो गया। अच्छा, अब यहां पर i1 की वैल्यू 2 और 3 क्यों ली मैंने, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो में वैल्यूज जो सेम आ रही हैं। हाँ जी, y1 बार, ये तो ऐसे यहां से लिया है मैंने, देखिए 100 y1 बार, 1010 y2 बार, 001 y3 बार, फिर इसके आगे जाते हैं। अब यहां तो जगह है नहीं, आप पीछे आ जाओ, यहां से फिर y4 बार, y5 बार। अब यहां पर आपको मिनिमम रेशियो निकालना है, किस किस का, जो आपकी वैल्यूज हैं इसमें, y1 बार, y1 बार के एलिमेंट्स और yk के एलिमेंट्स, मतलब इनके एलिमेंट्स लेना, तो मिनिमम ऑफ y1 बार के एलिमेंट्स इन्हीं दोनों के रोज के लेना, तो 1 अपॉन y1 बार ये रहा 0.6 और 0.12, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका y1 बाई ये तुम्हारा 2 है ना, 0.1 0.2, 0.1 0.2, ठीक है, नॉट यूनिक, यहां भी यूनिक नहीं आया। अब आप i2 सेट लेंगे, i2 सेट लेंगे, फिर से 2 और 3 आएगा, या फिर मिनिमम लेंगे, एक्चुअली ये भी पूरा शब्द नहीं है, यहां लिखना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ, तो y2 बार अपॉन y के में कोई चेंज नहीं, यहां पर क्या लेंगे, मिनिमम ऑफ, यहां से उठाओ y2 बार ये रहा 1/1 और 0.2, छोटा कौन सा हुआ, जीरो, जीरो छोटा हुआ, लेकिन जीरो के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, सॉरी जो वेक्टर है ये वाला, ये आपका आउटगोइंग वेक्टर बनेगा। देयरफॉर वेक्टर y5 in basis is the outgoing vector। बताइए, बात समझ आ रही है ये, बस तो अब इसको नई टेबल बनाएंगे। यहां पर आपके पास y3 एज इट इज, y4 एज इट इज, y5 की जगह आ जाएगा आपके पास y2, और यहां पर ये तो दोनों जीरो, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 कॉस्ट, यहां पर ये फिर से xb1 ही कहलाएगा, xb2 और xb3 चाहो तो कहो, और अब कहेंगे xb3 इसलिए लिख दिया मैंने, है जी, एक के बाद समझ नहीं आया, ये वाला एक के बाद नहीं समझ में आया होगा। यहां पर हमने देखा कि 0 0 दो जगह कोइंसिडेंट वैल्यू आ गई है, तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ऑनलाइन में जो पूछ रहे हैं, यहाँ पर 0.1 0.1 क्यों किया, y1 बार की जो वैल्यूज थी ये दोनों, इनको हमने डिवाइड किया y2 की दोनों वैल्यूज से, फॉर्मूले के अंदर है, k का मान 2 है, तो 0.1 0.2, यहाँ पर यूनिक नहीं आया, दोनों 0 0 आ रहे हैं, ठीक नहीं है, तो आप अगले इटरेशन पे आ जाइए, i2 लगाएंगे, i2 है हमारा फिर से 2 3, क्योंकि ये दोनों फिर से रिपीट हो गए हैं, यहाँ पर दोनों दोनों आ गए ना, तो दोनों इधर भी मिल गए। अब यहाँ पर आपको केवल चेंज करना है y1 बार की जगह y2 बार, तो y2 बार के एलिमेंट से आप रेशो लेंगे, y2 बार के एलिमेंट 1 और 0 है, देना नीचे यही दोनों है, तो 1/1 0.2, 1/1 0.2, तो ये जीरो ही आ गया, जो मिनिमम है, मिनिमम चाहिए था, मिनिमम लिखा है ना, जीरो मिनिमम, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो आपका वेक्टर है y5, ये आउटगोइंग वेक्टर बनेगा, ठीक है। बस अब बाकी काम तो जैसे करते थे स्टिल वैसे ही करना है, इनके नाम रख दिए हैं मैंने ये बेसिस के अंदर आने की वजह से। अब ये xb3 xb2 xb1, अब देखो इसके लिए पाइवट एलिमेंट कौन सा बना, ये 2 बना, ठीक है, इस 2 से आप डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बनेगा 6, यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 1, ये 0, ये 0 और ये 1/2, और अब इसकी हेल्प से यहाँ 0 बनाना है, तो देखो ये तो 0 ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो इसको तो मैं ऐसे ही उतार लेता हूँ, 4
1 0 1 0 0। इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसे माइनस करते चलते हैं। 6 माइनस 6 0, फिर इसके बाद 0 माइनस 3/2 माइनस के 3/2, फिर 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ। और यहां पर z का मान आ गया 6 पंजे 30 डेल्टा j। अब सी जे माइनस सी बी इंटू वाई जे, तो 0 0, ये हुआ 15/2, 3 माइनस 15/2, 3 माइनस 15/2, 7.5, 4.5, 7.5, 4.5, 9/2 माइनस का, फिर इधर ये 0, ये 0, 5 5 माइनस 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये बना 5/2 माइनस का 5/2, किया जाता है। सॉल्यूशन आ गया आपका, ये सॉल्यूशन है, z इक्वल टू 30, क्या जाएगा। ठीक है, बताइए मुझे, समझ में आ गया? इट्स डन है तो गो, और कैसे। अब और क्या करना है, z आ गया, डेल्टा सारे नेगेटिव 0 आ गए, ये वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, इतना लिखवाओगे आप, z मैक्सिमम हो गया आपके पास 30 एट, कितने वेरिएबल्स थे, 5 वेरिएबल, 5 में से केवल एक वेरिएबल की वैल्यू 6 आ रही है, हाँ इसकी भी आ रही है x3 की, बाकी सारे 0, तो x1 0, देखो x2 0, x3, ये x3 है, x3 की वैल्यू 4, x4 की वैल्यू 0, और x5 की वैल्यू, ये सॉरी x2 है, ये तो x2 वैल्यू 6 है, x2 वैल्यू 6, x5 की वैल्यू 0। बताइए, मेरे ख्याल है बात समझ में आ गई है, ये सॉल्यूशन हो गया। 7 8 सवाल है, सारे सेम टू सेम, और आसानी है इससे, वो 3 4 सवाल तो वो है मतलब जिनमें इनिशियल टेबल में 0 आ रहा है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश है, इसे खत्म कर लीजिए। एक लेक्चर में और डाल दूंगा इसमें, जो पिछला वाला है क्वेश्चन नंबर 10 हो रहा है, सेम ही हो जाएगा, सॉल्व है वो, देख लेना, कोई अंतर नहीं है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।